लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की आशंका है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज यूपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि सत्र में हंगामेदार चर्चा के आसार जताए जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें पिछले दिनों अनुपूरक बजट पेश किया गया था योगी सरकार की तरफ से, जिस पर विपक्षी पार्टी हमलावर नजर आए और आज इसी पर चर्चा है। इसलिए सत्र के बीच हंगामा देखने को मिल सकता है। 60 साल बाद नए नियमों के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। 60 साल बाद नियमों में बदलाव लाए गए, जिसमें बैनर पोस्टर ले जाना पूरी तरह से मना ही है। साथ ही साथ फोन का इस्तेमाल करना, फोन ले जाना सत्र के अंदर मना है। और ऐसे बीच कल अनुपूरक बजट पेश किया गया है और आज इसी पर चर्चा होनी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। जहां पक्ष इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस पर रणनीति बनाकर मैदान में उतर रहा है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है। कई सारे मुद्दे इस बार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बिजली के मुद्दे हो या फिर किसान के मुद्दे हो, खेती के मुद्दे हो, कृषि के मुद्दे हो, अन्य कई सारे तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर विधायकों की तरफ से, विपक्ष के विधायकों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और जैसा कि बीते दिन हमने देखा कि काफी हंगामेदार रहा कल का सत्र। अनुपूरक बजट योगी सरकार की तरफ से पेश की गई और आज इसी अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिकेत, आज तीसरा दिन है विधानसभा सत्र का। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तरह से तैयार है। जहां पर पक्ष चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष रणनीति बनाकर मैदान में उतर रही है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए सत्र की तो आज तीसरा दिन है और कल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जो बजट है अनुपूरक वो पेश कर दिया। हालांकि 28,760,00,000 का ये बजट उत्तर प्रदेश सरकार का। और अगर देखा जाए पिछले बजट के अनुसार तो पिछला जो बजट था दिव्या, वो पिछला बजट 33,768 करोड़ था। तो हालांकि पिछले बजट को अगर देखें तो इस बार का जो बजट था प्रदेश सरकार का वो कम जरूर है, लेकिन सभी वर्गों को कहीं ना कहीं इस पूरे बजट में साधने का प्रयास किया गया है। सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कों के रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को दिव्या 4,200 करोड़ रुपए दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तमाम जो खेती किसान के जो किसान हैं उनके लिए 978 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है प्रावधान। वहीं अगर बात की जाए जो औद्योगिक विकास क्षेत्र है उनके डेवलप करने की अगर बात तो 250 करोड़ रुपया उनको देने की बात की गई है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए दिव्या, तो स्वास्थ्य विभाग को 698 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी। वहीं अयोध्या और नैमिषारण्य की अगर बात की जाए तो उनके साथ साथ जो 16 शहर है वहां पर राजकीय संस्कृत विद्यालय खोलने के लिए प्रदेश सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है। इसके साथ ही राज्य की जो माध्यमिक महाविद्यालय है दिव्या, उनको भी 383 करोड़ रुपया उनके जीर्णोद्धार के लिए दिया गया है। इसके साथ ही तमाम जो पुराने मंदिर और तमाम जो मठ है उनको विकसित करने के लिए, उनको निर्माण करने के लिए, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए भी सरकार ने अगर बात की जाए तो 49 करोड़ रुपया इस बजट में प्रावधान रखा है। वहीं एक बड़ा फैसला भी दिव्या प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है कि जो 60 वर्ष से अधिक जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, वो अब उनको रोडवेज में जो यात्रा है वो पूरी तरह से मुफ्त मिलती हुई नजर आएगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने का जो प्रयास है वो इस बजट के माध्यम से किया गया। हालांकि अगर बात की जाए विपक्ष की दिव्या, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस की बात की जाए जो आराधना मोना मिश्रा कल सदन में थी, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विरोध करती हुई नजर आ रही थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब पिछला बजट ही नहीं खर्च कर पाए तो इस बार का बजट लाने का क्या मतलब था। तो इस तरीके के तमाम जो आरोप थे वो प्रदेश सरकार पर लगते नजर आ रहे थे। और साफ तौर पर कहने का विपक्ष ये कह रहा है कि ये चुनावी बजट है, चुनाव को देखते हुए बजट लाया गया। हालांकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि फरवरी में फिर से प्रदेश सरकार का एक बजट आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी की अगर बात की जाए तो ये जो बजट था वो सामने आ चुका है और आज सत्र का तीसरा दिन होगा। तो साफ तौर पर कहने के दिव्या, जिस तरह से विपक्ष कल से जो हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था, फिर वो चाहे जाति जनगणना की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष कल सदन में प्रदेश सरकार को घेरता हुआ जरूर नजर आया था। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं जो
जवाब था वो देते हुए नजर आए थे। और ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री है, जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में डेंगू के तमाम जो मरीज है उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उस पर कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक ने भी उनको जवाब दिया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको जवाब दिया था। तो ये जो तीखी और तल्ख जो टिप्पणियां आपस में सदन में देखने को मिली थी, जो बहस देखने को मिली थी दिव्या, वही स्वरूप वही स्थितियां कहीं ना कहीं आज भी सदन में ऐसी देखने को मिलेंगी। हालांकि आज तीसरा दिन है और सत्र की जब शुरुआत होगी तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो सरकार का जो बजट आया है उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। अनिकेत, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, विकास को धार देने के लिए एक के बाद एक बजट पेश कर रही है और बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। और इस बार कहे तो आने वाले समय में रामलला मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसको लेकर बजट में क्या प्रावधान रखा गया है? क्या अयोध्या को लेकर भी यहाँ विधानसभा में चर्चा देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, अगर बात की जाए इस बजट में अयोध्या की, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अयोध्या हो, किसान हो और औद्योगिक विकास हो, इन तीन क्षेत्रों को ही कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु रखा गया। साफ तौर पर जिस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रभु श्री राम की, उसको लेकर जो तैयारी है वो करनी है, उसको लेकर भी बजट में एक बड़ा बजट अयोध्या के लिए भी रखा गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि अयोध्या हो या फिर नैमिषारण हो, और इसके साथ साथ तमाम जो अलग 16 शहर है वहां पर भी जो राजकीय विद्यालय है उनको खोलने की, संस्कृत राजकीय विद्यालय खोलने की बात प्रदेश सरकार ने की, उसको लेकर बजट रखा गया। वहीं अगर जैसा कि मैंने बताया कि 22 तारीख को जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी होगी तो उसके पहले कहीं ना कहीं वहां पर तमाम जो विकास कार्य करने हैं, साज सज्जा करनी है, एक भव्य स्वरूप देना है, क्योंकि पूरी तरह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राममय माहौल बनाना चाहती है। और यकीनन तौर पर अगर बात की जाए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, तो बड़े लंबे अरसे से लोगों को इसका इंतजार था और तमाम जो प्रभु श्री राम में जो आस्था रखते हैं, तमाम जो उनके उपासक, तमाम जो अनुयायी हैं, वो बड़ी उम्मीद की निगाहों से प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से देख रहे थे। हालांकि जिस तरह से फैसला आया उसके बाद से जो खुशी की जो लहर थी वो देखने को मिली थी और अब लोगों को इंतजार है कि कब प्रभु श्री राम अपने महल में वापस लौटेंगे। उनके दीदार करने के लिए तमाम जो उनके भक्त है वो मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। हालांकि तैयारियां पूरी हो चुकी है और समय भी निर्धारित हो गया है दिव्या, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें आमंत्रित है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अयोध्या को भी केंद्र बिंदु पूरे बजट में रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया कि अयोध्या हो या फिर औद्योगिक विकास हो या फिर किसान हो, इन तीन मूल मुद्दों को साथ साथ जो महिला सुरक्षा या महिलाओं की बात हो, इन बिंदुओं को कहीं ना कहीं इस पूरे बजट में केंद्र बिंदु रखा गया है दिव्या। अनिकेत, अगर देखा जाए तो ये जो शीतकालीन सत्र का जो बजट है विधानसभा का, ये दो पहलुओं में काफी अहम है। पहला पहलू तो ये कि 2024 में आने वाले दिनों में रामलला के मंदिर का जीर्णोद्वार होने वाला है और वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। दूसरा पहलू ये है कि आने वाले दिनों में चुनाव है और लोकसभा के चुनाव से पहले ये बजट काफी अहम हो जाता है। इस बीच विपक्ष की तरफ से क्या क्या मुद्दा उठाया गया? दिव्या, बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि विपक्ष लगातार इस बजट को पूरी तरह से कहीं ना कहीं चुनावी बजट का रूप जरूर नाम दे रहे हैं। अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर जो कांग्रेस की आराधना मोना मिश्रा है जो सीएलपी लीडर है, वो भी साफ तौर पर कह रही है कि चुनावी बजट है। लेकिन अगर हम देखें उस पिछले अनुपूरक बजट को दिव्या, तो पिछला जो अनुपूरक बजट था वो 33,768 करोड़ रुपए का था और इस बार का जो बजट है वो 28,768,67,000 करोड़ का है। तो साफ तौर पर पिछले अनुपूरक बजट से इस बार का जो अनुपूरक बजट प्रदेश सरकार का वो कम देखने को मिला है। हालांकि जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं 2024 में, उसके साथ साथ तमाम जो योजनाएं हैं प्रदेश की, वो योजनाएं अभी कुछ ऐसी है जो अधूरी पड़ी हैं। इसके साथ साथ जो एक्सप्रेस वे जो बने हुए हैं, फिर वो चाहे आगरा एक्सप्रेस वे हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, उनके दोनों तरफ औद्योगिक विकास क्षेत्र डेवलप करने की बात लगातार प्रदेश सरकार कर रही है। और इसके साथ साथ आने वाले समय में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लगातार जो प्रदेश सरकार देख रही है, जो जीडीपी ग्रोथ करने की जो बात प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिव्या की जाती है, उसके क्रम में कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टरों में काम करने की बेहद आवश्यकता थी। उसको लेकर देखने को मिला है कि जो पूरा ये जो बजट आया है उसमें हर पहलू को, हर योजना को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया गया, ताकि जो योजना जो अधूरी रह गई है, जिनमें और काम करना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बजट में प्रावधान रखा गया। साफ तौर पर कहीं ना कहीं आगामी चुनावों को अगर देखा जाए तो पूरी तैयारी प्रदेश सरकार ये करना चाहती है कि जब चुनाव में मोड में जब उतरे तो कोई भी सवाल विपक्ष के पास में ना हो, कोई भी ऐसी योजना ना हो जो अधूरी रह जाए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सभी योजनाओं को पूरा करने के साथ में प्रदेश की जनता को एक सहूलियत देने के साथ साथ हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया इस बजट में। उसके साथ जो प्रदेश की विकास की जो रफ्तार है उसको तेज गति देने के कहीं ना कहीं प्रयास इस बजट में देखने को मिला दिव्या। जी ठीक है अनिकेत, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के